अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट 3 जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स था, जिसमें 10 एमसीक्यूज थे उसकी डिस्कशन। और लास्ट वीडियो में हमने टेस्ट नंबर 2 जो कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर था टेस्ट, उसकी जो है डिस्कशन वीडियो वो देखी थी। सो जिस बच्चे ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी जाकर देखें उसको, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे उसमें। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन कि एमडी कैट 2021 में पूछा गया, लेस रिपल किस में होगी, ये हम कैसे फैसला करेंगे? क्या ये हम उसके वेव फॉर्म देख के फैसला करेंगे कि जिसमें ज़्यादा हम्प्स आ रहे हैं उसकी रिपल जो है वो ज़्यादा है, और जिसके हम्प्स कम है उसकी रिपल कम है? तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जो है वो आंसर होना चाहिए। लेकिन आपने रिपल फैक्टर देखना है, जो कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए होता है 0.48, और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए होता है आपके पास वो 1.21 आई गेस। ठीक है। ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हुआ? लेस रिपल किस में है? हाफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन में, क्योंकि उसका रिपल फैक्टर है 0.48 जो कि कम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन, ऐसा पीएन जंक्शन जिसके साथ आपने बैटरी ही नहीं लगाई हुई, सिर्फ आपने पीएन जंक्शन बना दिया, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैनिश एवरीवेयर। नहीं, गलत बात। क्योंकि हमेशा 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 जो आपका डिप्लीशन रीजन होता है वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मौजूद होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी मौजूद होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तभी तो डिफरेंस होगा ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैनिश एवरीवेयर, ये गलत बात होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश एवरीवेयर, अभी मैंने बोला कि डिप्लीशन रीजन में जो आपके आइंस बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होती है, जिसकी वजह से मैंने आपको बार बार बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर माइनस में ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब वो किसी पोटेंशियल की वजह से ही डिफरेंस आया ना पोटेंशियल में। मान लो कि एक जगह पे 10 था, दूसरी जगह पे 8 था, तभी तो डिफरेंस बना ना दोनों में, यानी कि पोटेंशियल भी मौजूद है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी मौजूद है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश एवरीवेयर गलत बात होगी। द डिफ्यूजन करंट वैनिशेस एवरीवेयर, एंड डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट, देखो डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूजन की वजह से आप माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिफ्यूज करते रहते हैं, तो ये वैनिश एवरीवेयर गलत बात है। हाँ, ये है कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट आपस में कैंसिल किए होते हैं, तभी तो कोई करंट नेट आपको मिल ही नहीं रहा होता अनबायस्ड पीएन जंक्शन में। जब उसको फॉरवर्ड बायस करोगे तो आपको मिल जाएगा करंट। सो ये डेल्टा हमारा करेक्ट आंसर हुआ कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट ने बैलेंस किया हुआ एक दूसरे को। अब वो जो मैं बात कर रहा था वो इस तरह से, देखो पी जंक्शन ये रहा, यहाँ पे आपके पास और ये एन 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 रीजन है, पी रीजन और एन रीजन। इनके दरमियान आपको डिप्लीशन रीजन दिखाया गया है, जिसमें आपके पास एन से पी रीजन, देखो एन रीजन की तरफ क्या है? पॉजिटिव आइंस हैं। एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन्स। और पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? वो है होल्स, जो कि पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। देखो ये है आपके पास होल्स होल्स होल्स, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस रीजन से उठकर इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस रीजन में। तो जो पहले वाले मौजूद थे ना आइंस, उन्होंने उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। सो आपके पास ये आइंस बन गए नेगेटिवली चार्ज। क्यों बनेगी नेगेटिवली चार्ज? क्योंकि इस एन रीजन से उठकर इलेक्ट्रॉन इधर गए। ठीक हो गया, यानी कि इस वाली लेयर से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, इस वाली लेयर से इस वाली लेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए। सो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गई, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो एन रीजन से पी रीजन की तरफ बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, इस तरह हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कोई ना कोई, ये समझाना मकसद था कि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई। ठीक है, उसके बाद ये वोल्टेज देखो बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ। और वो कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस होता है? वो पोटेंशियल बैरियर होता है, जो कि सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, ये आप सबको पता है। सो इसका आंसर आपके पास क्या बना? डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट्स कैंसिल कर रहे होते हैं एक दूसरे को, पोटेंशियल वैनिश नहीं होता हर जगह पे। ठीक है, पोटेंशियल मौजूद होता है, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी मौजूद होती है, और डिफ्यूजन करंट जो है वो भी मौजूद होता है, जो कि माइनॉरिटी चार्ज के लिए स्टोर होता है। इफ एसी वोल्टेज आरएमएस वैल्यू ये है, तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सप्लाइड इनपुट की हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, आरएमएस बताओ ऑफ डीसी आउटपुट। बहुत आसान, बहुत आसान। कैसे? कि आपके पास ये आरएमएस दी हुई है, ठीक है, और आपसे पूछी क्या हुई है? आरएमएस वोल्टेज ऑफ द डीसी आउटपुट। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके पूछा है। आगे चलते हैं। देखो आरएमएस आपको इनपुट की दी हुई है 100 वोल्ट। आपने यहाँ से पीक पता लगा ली, वो थी 141। फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आरएमएस वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज वो कैसी होती है? वो आपके पास होगी वी मैक्स डिवाइडेड बाई 2। वो वी मैक्स आपने कहाँ पता लगाई? ये ऊपर तो पता लगाई 141। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो इधर गया, हाँ ये रहा। सो देखो ये आपको 100 वोल्ट मिल गया आपकी इनपुट,
यहाँ से आपने मैक्सिमम वोल्टेज पता लगा ली जो कि 141 आई, और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए आपको पता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में VRMS कितनी होती है, V0 डिवाइडेड बाई 2, और V0 आपके पास 141 आई, उसको 2 से डिवाइड किया, 70.5 वोल्ट आपका आंसर बन गया। ठीक हो गया, 70.5 वोल्ट आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ कि 70.5 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। व्हाट विल बी द एम मीटर रीडिंग ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ ऑफ द AC। नेगेटिव हाफ ऑफ द AC में यानी कि ऊपर वाला टर्मिनल होने वाला है नेगेटिव, नीचे वाला होने वाला है पॉजिटिव। ये होता है ना नेगेटिव हाफ। अब क्या होगा, अब यहाँ से पॉजिटिव वाली साइड से शुरू करो, यहाँ से गए गए गए, अब यहाँ पे आ गया, एक ये डायोड है और एक ये डायोड है, किस में से जाएगा, देखो ये डायोड तो हो चुका है रिवर्स बायस, यानी कि ये वाला डायोड में से करंट गुजरेगा। अब आगे देखो, आगे तो कोई रास्ता है ही नहीं क्योंकि ये डायोड हुआ हुआ है रिवर्स बायस, सो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा इन द नेगेटिव साइकिल। तो हमारा आंसर क्या बना, 0 चार्ली। दोबारा से देख लेते हैं कैसे बना। देखो यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, ऐसे ही था ना, करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू किया। ये डायोड तो हो चुका रिवर्स बायस, इसमें से करंट नहीं जाएगा। ये था फॉरवर्ड बायस, इसमें से करंट गया, लेकिन आगे करंट के फ्लो करने का रास्ता है ही नहीं क्योंकि ये डायोड पड़ा है रिवर्स बायस, क्योंकि यहाँ पीछे से ये नेगेटिव पी टर्मिनल इसका नेगेटिवली अटैच्ड है, यहाँ से ये हो चुका है नेगेटिवली अटैच्ड, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज है, आगे से पॉजिटिवली। सो ये हो चुका है रिवर्स बायस, तो ये भी कंडक्ट नहीं करेगा। सो कंडक्शन हुई ही नहीं नेगेटिव साइकिल की, तो चार्ली इज द आंसर। नेगेटिव हाफ में 0 आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन में प्रैक्टिकली ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, करंट फ्लोज इन अ रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में ना आपके पास फ्यू माइक्रो एम्पेयर का आई गेस करंट फ्लो करता होता है। ठीक है, लेकिन वो है माइक्रो एम्पेयर यानी कि बहुत कम, और वो ऑप्शन में है भी नहीं। सो प्रैक्टिकली आपके पास कोई करंट फ्लो नहीं करता। अगर मैं यहाँ ऑप्शन माइक्रो एम्पेयर्स का भी दे देता तो क्या होता, कुछ भी नहीं, तब भी आंसर नो करंट ही आपका होता, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। हाँ, आइडियली देखा जाए तो फिर, या आप कह लो कि अगर आप स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देखो तो फिर फ्यू माइक्रो एम्पेयर को आप कंसिडर कर सकते हो। अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फुल वेव रेक्टिफिकेशन की प्रॉपर्टीज पूछी गई है। पीक फैक्टर बताना है भाई। पीक फैक्टर फुल वेव रेक्टिफिकेशन का होता है कितना भला, √2। तो यानी कि अल्फा गलत हो गया, डेल्टा गलत हो गया, बीटा 40 में से आंसर होना चाहिए। फॉर्म फैक्टर होता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए 1.11, यानी कि 40 ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि बाकी सब एलिमिनेट हो गए तो हमें बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप देख लें रिपल फैक्टर फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए 0.48 ही होता है और एफिशिएंसी 81.2 ही होती है, तो 40 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कैपेसिटर एक्ट एज अ फिल्टर इन द रेक्टिफायर सर्किट। ओके, कहता है कि रेक्टिफायर सर्किट है, उसमें आपने एक कैपेसिटर लगाया है जो कि फिल्टर सर्किट के तौर पर काम कर रहा होता है। रीजन कि क्यों ये फिल्टर सर्किट क्या काम करता है, क्या ये ब्लॉक करता है डीसी को? नहीं भाई, ऐसा तो कोई चक्कर है नहीं। हाँ, कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर की अपनी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वो ना फुली चार्ज होने के बाद ब्लॉक कर देता है डीसी को, और ब्लॉक करता है, कंडक्ट करता है एसी को, तो ये तो बात हर सूरत गलत है ना। अब उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखो, स्टोर चार्ज एंड स्मूथ्स द आउटपुट। हाँ, ऑप्शन अल्फा सही होता अगर हम सोलली खास तौर पर कैपेसिटर की ही बात कर रहे होते। वहाँ पे हमारा मकसद वहाँ पर कैपेसिटर से फिल्टर सर्किट बनाना ना होता, सिर्फ एक कैपेसिटर की बात हो रही होती, तो हाँ आप कह देते कि कैपेसिटर जो है वो ब्लॉक कर देता है डीसी को और कंडक्ट करता है एसी को, ये बात सबको पता है। सो आप ये वाला अल्फा चूज करते तब जब आपसे सिर्फ कैपेसिटर की बात की जा रही होती। लेकिन यहां पर एक कैपेसिटर का खास यूज पूछा गया है इन द फिल्टर सर्किट, वो होता है कि स्टोर करता है चार्ज को और स्मूथ करता है आउटपुट को, ये होता है फिल्टर सर्किट का यूज। सो कैपेसिटर जब फिल्टर सर्किट में यूज हो, आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने आंसर भी वैसे करना होगा। 40 का आंसर होगा कि वो स्टोर कर लेता है चार्जेस को, और जब आपके पास एसी का वोल्टेज कम होने लगता है तो ये अपना करंट फ्लो करवा देता है ताकि आपकी आउटपुट स्मूथ रहे, तभी तो ये फिल्टर सर्किट के तौर पे काम करता है। तो इसका आंसर हो गया 4। आपने डिस्गाइज नहीं होना, ब्लॉक्स डीसी नहीं चूज करना, 40 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट जो है ना वो फ्रीक्वेंसी को डबल कर देता है, जितनी इनपुट दोगे उसके डबल आपको आउटपुट मिलेगी, तो 100 आपको आउटपुट मिलने वाली है। 40 आंसर, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में आप कितने डायोड कंडक्टिंग होते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ कितने कंडक्ट कर रहे होते हैं? वैसे तो 4 डायोड लगे होते हैं, लेकिन उनमें से एक हर साइकिल के लिए, मान लो कि पॉजिटिव साइकिल है तो उसके लिए 2 डायोड कंडक्टिंग होंगे, दूसरे नेगेटिव साइकिल के लिए 2 डायोड कंडक्टिंग होंगे। तो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट नंबर ऑफ डायोड कंडक्टिंग साइमल्टेनियसली, तो 2 डायोड ही होंगे। अगर आपका पॉजिटिव साइकिल देखो तो उसमें 2 डायोड कंडक्टिंग होंगे, नेगेटिव साइकिल देखो तो उसमें 2 डायोड कंडक्टिंग होंगे, तो हर साइकिल में 2 ही डायोड साइमल्टेनियसली कंडक्ट कर रहे होंगे, तो बीटा इज द करेक्ट आंसर। और अगर मैं स्टेटमेंट को यूं पूछ लूंगा, हाउ मेनी पेयर ऑफ डायोड आर कंडक्टिंग साइमल्टेनियसली, तो भाई एक पेयर ऑफ डायोड यानी कि 2 डायोड, सिंपली पेयर ऑफ अ डायोड इज कंडक्टिंग साइमल्टेनियसली। अगर मैं क्वेश्चन यूं पूछ लूं कि हाउ मेनी डायोड्स आर कंडक्टिंग अल्टरनेटिवली,
तो भाई 2 डायोड फिर 2 डायोड, यानी कि 4 डायोड अल्टरनेटिवली कंडक्ट कर रहे हैं, 2 डायोड साइमल्टेनियसली कंडक्ट कर रहे हैं, एक पेयर ऑफ डायोड साइमल्टेनियसली कंडक्ट कर रहा है और 2 पेयर ऑफ डायोड अल्टरनेटिवली कंडक्ट कर रहे हैं। तो 4 तरीके से एमसीक्यूज बन सकता है। आपने ध्यान रखना है कि किस तरीके से पूछेगा, क्या वो पेयर का पूछ रहा है और अल्टरनेटिवली और साइमल्टेनियसली पूछ रहा है, या सिंगल डायोड का अल्टरनेटिवली और साइमल्टेनियसली पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट इज सूटेबल। अब कुछ बच्चे होते हैं वो ये माइंडसेट लेकर बैठे होते हैं, जहां ऑल ऑफ दीज आ जाए ऑप्शन तो ऑल ऑफ दीज लगा दो। ऐसा नहीं होता। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में आपके पास आउटपुट कुछ इस तरह की आ रही होती है, यानी कि आपके पास करंट और वोल्टेज बदल रहे होते हैं, कभी जीरो भी हो रहा होता है। हमें अब रेडियो में एक स्मूथ ऑडियो चाहिए। अगर इस तरह बार बार करंट ऊपर नीचे जाएगा तो आपकी जो ऑडियो है आपको तो कुछ सुनाई नहीं देगा, कभी आवाज़ तेज होगी, कभी कम होगी, कभी स्पीकर चलेगा, कभी वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये तो रेडियो में तो सूटेबल नहीं रहा। चार्जिंग द बैटरीज, अब बैटरी को चार्ज करने के लिए हाँ इस तरह की जो वोल्टेज है वो सूटेबल रह सकती है। ठीक है, रीजन बाकी ऑप्शन देखो ना पहले। फॉर रनिंग अ डीसी मोटर, भाई डीसी मोटर चलाने के लिए आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज देना पड़ेगा ताकि वो जो मोटर है अपनी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहे। अगर बार बार वोल्टेज बदलेगा, करंट बदलेगा, तो वो मोटर जो है कभी तेज होगी, कभी बंद हो जाएगी, कभी तेज होगी, कभी बंद हो जाएगी। तो ये सूटेबल यूज नहीं है। सिर्फ चार्जिंग ऑफ द बैटरीज ही ऑप्शन लेफ्ट है क्या? सो ये ही वोल्टेज इस्तेमाल होगा मोस्ट सूटेबली फॉर द चार्जिंग ऑफ द बैटरीज। बीटा इज द करेक्ट आंसर। सो ये थी डिस्कशन हमारी टेस्ट नंबर 3 की। होप सो आप जो है अभी तक ग्रुप्स में ऐड हो गए होंगे जहाँ पर मैं ये टेस्ट के लिंक भेज रहा हूँ, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट है, सबके लिए है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और आप लोग इसमें लाजमी तौर पर ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है, ये आप सबकी हेल्प के लिए बनाया गया, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के डिस्कशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।